हेलो स्टूडेंट, आज हम सेरीकल्चर के बारे में बात करेंगे। सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन। आर्टिफिशियली जो रेशम के कीट हैं उनको पालकर उनसे रेशम प्राप्त करने की जो मेथड है उसे सिल्क इंडस्ट्री कहा जाता है। अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क जो होता है वो सिल्क इंसेक्ट की जो सिल्क ग्लैंड है उनसे उत्पन्न पदार्थ है। जो सिल्क ग्लैंड होती हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड का ही मॉडिफाइड रूप है। इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो चीनवासी थे उन्होंने ईसा से लगभग 3500 वर्ष पूर्व बोम्बाई एक्स मोरी को पाला था और उससे सिल्क मोथ से रेशम प्राप्त किया था। इसके बाद किंतु कुछ समय तक इसे गुप्त रखा गया। किसी प्रकार जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा रेशम बनाने का जो भेद था वो चीन से बाहर लाया गया और लगभग 1700 वर्ष पूर्व जापान में और 552 ईस्वी में यूरोप के अन्य देशों में रेशम का उत्पादन आरंभ हुआ। इसके बाद आता है सिल्क इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो आजकल अनेक देश जैसे जापान है, थाईलैंड, इटली है और ईरान, लेबनान है, दक्षिण कोरिया, भारत, रूस, ब्राज़ील, इनमें रेशम का प्रोडक्शन होता है। किंतु जापान, चीन और इटली में इस उद्योग ने काफ़ी उन्नति की है। जो रेशम कीट केवल उन देशों में लाभकारी सिद्ध हुआ है जहाँ मजदूरी कम है। इसके बाद आता है सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भारत में अनेक शताब्दियों से जो सिल्क मोथ है उसकी डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज से रेशम प्राप्त किया जाता है। किंतु जो रेशम की इंडस्ट्री है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले ली फ्रॉय ने पूसा में 1905 से 1906 में आरंभ किया था। इसके बाद आजकल भारत में रेशम कीट अच्छी तरह डेवलप हो चुका है। जैसे मैसूर है, तमिलनाडु के कोलेगाल तालुक है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर है, जापान जम्मू और कश्मीर है, उसमें रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र राज्य भी रेशम उद्योग के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद अब आती है बात इंडियन स्पीशीज़ ऑफ मोथ। तो सबसे पहले है चाइनीज़ सिल्क वॉर्म। तो ये चीन का वासी है किंतु कई वर्षों से इसे भारत में, जापान और अन्य देशों में भी पाला जाता है। तो ये शहतूत की पत्तियों पर रहता है, इसलिए इसे मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद आता है टसर सिल्क वॉर्म। तो ये रेशम कीट की बाइवोलेंटाइन स्पीशीज़ है और ये चीन, जापान, श्रीलंका आदि में पाई जाती है। इसके कैटरपिलर जो लार्वी हैं वो अंजीर, ओक, साल, बेर की पत्तियों का सेवन करते हैं और इनके कोकून भी येलो, ब्राउनिश, रेडिश कलर्ड होते हैं। इसके बाद आती है मूंगा सिल्क वॉर्म। तो ये असम में पाई जाने वाली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ है और इसके कैटरपिलर सिनामन और मैकिलस की पत्तियों का सेवन करते हैं। इसके बाद आती है एराई सिल्क वॉर्म। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है और ये भी अरंडी की पत्तियों का सेवन करते हैं और इससे अरंडी रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद आती है गेंट सिल्क वॉर्म। तो ये भारत व मलेशिया में पाया जाता है और ये भी अरंड की पत्तियों को खाता है। और इसके बाद ओक सिल्क मोथ है। तो ये चीन में पाया जाता है और ये भी ओक की पत्तियों को खाता है और इससे अच्छे किस्म का और पीले रंग का रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद अब आती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म। तो लाइफ हिस्ट्री और सिल्क वॉर्म में सबसे पहले है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सिल्क मोथ। तो रेशम का जो कीट है वो मीडियम साइज़ का है। इसका जो बॉडी है वो वाइटिश कलर्ड होती है। एपेक्स पर इसमें 1 पेयर कंपाउंड आई होते हैं और इसमें सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो जो रेशम का उद्योग है वो उसे चलाने के लिए सबसे पहले तो रेशम का जो कीट है उसके स्वभाव का, जीवन चक्र का ज्ञान होना आवश्यक है। जो एडल्ट मोथ होता है उसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है। तो एडल्ट कीट बनने के लिए 3 से 4 दिन के अंदर ही मेल और फीमेल कोपुलेट करते हैं और अंडे देने के बाद जो फीमेल होती है वो मर जाती है। जो एग हैं वो सतह पर चिपचिपे पदार्थ की सहायता से एक दूसरे से शहतूत की पत्तियों पर चिपक जाते हैं। उसके लिए टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 80% होनी चाहिए और फेवरेबल कंडीशन में 10 से 14 दिन के अंदर अंडों से लार्वा निकल जाते हैं। इसके बाद है कि अंडों से जो निकला हुआ लार्वा है वो साइज़ उसका छोटा होगा, सॉफ्ट होगा और वह तेज़ी से शहतूत की पत्तियों का सेवन करके आकार में ग्रोथ करेगा।
जो लार्वल स्टेज है वो 30 से 40 दिन के अंदर 3 से 5 बार मोल्टिंग करता है और मोल्टिंग की जो संख्या है उसके आधार पर रेशम के कीट को 3 वैरायटी होती हैं। फर्स्ट है 3 बार मोल्टिंग करने वाले, सेकंड है 4th बार मोल्टिंग करने वाले और थर्ड है 5th बार मोल्टिंग करने वाले। इसके बाद जो लास्ट बार का मोल्टिंग करने वाला लार्वा है वो इनस्टार लार्वा कहलाता है और ये आहार लेना बंद कर देता है और प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद आती है प्यूपा की स्टेज। तो जो प्यूपा है वो रेशम के कीट की इनएक्टिव स्टेज है, ना तो वो खाता है और न ही चलता है और वो सिल्क ग्लैंड द्वारा जो बने हुए धागे हैं रेशम के अपने बॉडी के चारों तरफ एक कोकून बना लेता है। तो उसे कोकून के निर्माण करने में 3 से 4 दिन लगते हैं और रेशम के जो प्यूपी होते हैं उसके कोकून से ही प्राप्त होता है। तो एक कोकून से 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो इसकी प्यूपा स्टेज है वो 10 से 15 दिन की होती है और इसमें जो इमेगो होता है वो कोकून को काटकर बाहर निकल जाता है। तो इमेगो के बाहर आने से कोकून ख़त्म हो जाता है, तो इससे रेशम प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए उन्हें जो प्यूपी होते हैं वो इमेगो के बनने से पहले ही उन्हें पानी में डालकर मार दिया जाता है। इसके बाद इनकी जो वर्ष में इनकी लाइफ साइकिल की संख्या के आधार पर रेशम के कीट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है मोनो वोलेंटाइन फॉर्म, तो ये प्रतिवर्ष केवल एक बार अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। सेकंड है बाई वोलेंटाइन फॉर्म, तो ये दो जनरेशन को जन्म देते हैं। थर्ड है मल्टी वोलेंटाइन फॉर्म, तो ये 3 जनरेशन को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है सिल्क इंडस्ट्री की बात। तो सिल्क इंडस्ट्री में सबसे पहले है कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज़। तो जो सिल्क मोथ है उसके लार्वी, जिनसे रेशम के कीट कहते हैं, तो केवल शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। तो इसके लिए उनकी पत्तियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो एडल्ट स्टेज में पहुंचने पर प्रत्येक जो रेशम का कीट है वो 20 ग्राम शहतूत की पत्तियों को खाता है। इस कारण जो शहतूत के पेड़ हैं उन्हें लगाना बहुत आवश्यक है। तो इसमें पौध लगाई जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और जैसे जैसे पौधे वृद्धि करते हैं तो रेशम के कीट भी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद आती है रीलिंग ऑफ सिल्क मोथ। तो रेशम के जो कीट हैं उसके पालन के लिए अंडों की देखभाल करने के लिए कमरों को डिसइंफेक्शन वाला करना चाहिए। इसके बाद उनका सबसे पहले है प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सिल्क मोथ एग। जो फीमेल इंसेक्ट है वो गुच्छों के रूप में शहतूत की पत्ती पर अंडे देती है। 300 से 500 तक अंडे देगी और सभी अंडे एक चिपचिपे पदार्थ की सहायता से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। प्रत्येक जो अंडा होता है वो पॉपी के बीज के आकार का और लगभग बाहर उसका 0.6 mg के लगभग होगा। स्टार्टिंग में तो जो अंडे हैं उनका रंग पीला होता है, 4 से 5 दिन के बाद उनका गहरा हो जाता है या ग्रे कलर हो जाता है। तो अंडों को जो मोटे कागज़ हैं या किसी कपड़े पर कलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें लो टेम्परेचर पर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं या फिर पहले से गर्म किए हुए इंक्यूबेटिंग रूम में रखा जाता है। तो इसमें निम्न स्टेप हैं। सबसे पहले क्लीनिंग। तो अंडों की सतह को स्टेरलाइज करने के लिए सबसे पहले 2% फॉर्मेलिन के घोल में 1 घंटे तक रखते हैं और रात भर पानी में ही रखा जाता है। सेकंड है स्टोरेज। तो अंडों को 2.5 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले जो ताज़े अंडे होते हैं उन्हें सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन, 20 डिग्री पर 2 दिन, 15 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन और फिर 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अब इसमें इंक्यूबेशन के लिए अब अंडों को निकाल लिया जाता है और सी सीड्स बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आती है इंक्यूबेशन की बात। तो ताज़े दिए हुए अंडों को या तो इंक्यूबेशन के लिए सीधे ही इंक्यूबेटर में लिया जाता है या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखे अंडों का यूज़ किया जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज में जो रखे हुए अंडे हैं उन्हें पहले 15 से 18 डिग्री पर गर्म किया जाता है और 1 दिन के लिए रखा जाता है। इसके बाद बात आती है रेयरिंग ऑफ लार्वा का पालन पोषण। तो अंडे से निकलने वाले जो लार्वा होते हैं वो गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनके शरीर पर चारों ओर काइटिन का रोम का आवरण होता है। बॉडी लंबी होती है। हेड और
13 सेगमेंटेड ट्रंक में डिवाइड होता है और जो हेड होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है और काटने और कुतरने वाले उसमें माउथ पार्ट्स होते हैं। 1 पेयर एंटीनी, 6 ओसिलाई और इसमें स्पिनरेट लगी होती है। तो मैंडिबल के जो किनारे होते हैं वो आरी के समान होते हैं और ट्रंक के फर्स्ट 3 जो सेगमेंट होते हैं वो थोरेसिक रीजन में होते हैं और प्रत्येक में 1 पेयर वॉकिंग लेग होती है। इसके बाद जो लार्वा होता है वह शहतूत की पत्तियों को खाकर तेज़ी से वृद्धि करता है और वह 3 से 4 बार मोल्टिंग करता है। तो उसकी जितनी भी लार्वल स्टेज हैं उन्हें निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट फीडिंग स्टेज, तो वो होगी फर्स्ट मोल्टिंग। सेकंड फीडिंग स्टेज, सेकंड मोल्टिंग। थर्ड फीडिंग स्टेज, थर्ड मोल्टिंग। फोर्थ फीडिंग स्टेज, फोर्थ मोल्टिंग और फिफ्थ फीडिंग स्टेज, नो मोल्डिंग मैच्योर लार्वा। इसके बाद इनका आता है रेयरिंग प्रोसीजर। तो रेयरिंग जो रूम होते हैं पालन पोषण करने वाले उनको और टूल्स को धोकर स्टेराइज कर लिया जाता है और सूर्य निकलने के साथ साथ अंडों को हैचिंग प्रारंभ हो जाता है इसमें और ये क्रिया 8 से 9 बजे तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो 1 या 2 घंटे बाद लार्वा आहार लेना शुरू कर देता है और फिर इसे रेयरिंग बेड्स पर रखा जाता है। इसमें सबसे पहला है लार्वी को ढककर पालन पोषण करना। तो गीले कपड़ों से उसे ढक दिया जाता है या फिर उसे कागज़ से ढककर उनका पालन पोषण किया जाता है। सेकंड है फ्लैट रेयरिंग। तो इसमें सबसे पहला है हैकीटेट। तो जो नए वाले लार्वा हैं उन्हें रेयरिंग बेड्स पर उस समय तक रखा जाता है जब पहली बार उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं होती। फिर अंडों से लार्वा निकलना आरंभ हो जाता है और ये क्रिया 9 बजे तक होती है और अंडों से निकलने वाले 1 से 2 घंटे बाद लार्वी को तेज भूख लगने लगती है और वो इधर उधर रेंगना स्टार्ट कर देते हैं। तो हैकीटेट के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त टाइम होता है अब एग कार्ड को उल्टा करके जो हैकीटेट पेपर है उस पर रखा जाता है और उसे पतली एक डंडी होती है जिसकी सहायता से उसे पीटा जाता है। जो पंख के ब्रूश की सहायता से लार्वी को हैकीटेट पेपर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उन्हें उन लार्वी को अब शहतूत की पत्तियां खाने के लिए दी जाती हैं। 1 या 2 घंटे बाद लार्वी को रेयरिंग बेड पर फैला देते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। तो लार्वी को रखे जाने पर जो कमरे हैं उन्हें रेयरिंग रूम या रेयरिंग बॉक्सेस के जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको लार्वी के स्टेज के अनुसार ही कंट्रोल कर दिया जाता है। तो विभिन्न जो लार्वल स्टेज है उनको निम्न ताप पर रखते हैं। फर्स्ट इन स्टार लार्वा को तो 26 से 27 डिग्री पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन स्टार लार्वा को 22 से 23 डिग्री पर रखते हैं। इसमें है कि जो शिशु लार्वी होते हैं उन्हें तेज एयर हानिकारक होती है और लार्वी को सामान्य वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में ही आहार का होना आवश्यक है। इसके बाद आती है बेड क्लीनिंग एंड स्पेसिंग। तो रेशम के जो कीट हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए शहतूत की बेकार जो पत्तियां होती हैं या उनका अपशिष्ट पदार्थ है या मृत कीट हैं उन्हें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। सफाई प्राय सेकंड स्टेज में मोल्टिंग से पहले या बाद में एक बार थर्ड या फोर्थ स्टेज के मोल्टिंग से पहले करनी चाहिए और जो इनका न्यूट्रिशन है उससे पहले जाल को बिछा देना चाहिए। 2 बार पोषण देने के बाद लार्वी रेंग कर जाल पर आ जाते हैं। इसके बाद आती है प्रॉपर स्पेसिंग। तो जो कीट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं वो उनका अगर उन्हें स्थान ना मिले तो उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं होता है। तो प्रत्येक जो डेवलपमेंट की स्टेज है उसमें कुछ लार्वी को निकालकर दूसरी ट्रे में रखते हैं। इसके बाद आती है स्पिनिंग ऑफ कोकून का बुनना। तो रेशम का जो इंसेक्ट है उसमें 1 पेयर सिल्क ग्लैंड होती हैं और ये आगे की ओर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक साथ स्पिनरेट में खुलती हैं। जो स्पिनरेट है वो लेबियम का ही मॉडिफाइड रूप है। तो सिल्क वॉर्म के आगे के भाग में फाइब्रोनिन नामक एक सिक्रीट होता है रेशम पदार्थ। जो 5th स्टेज है इसकी उसके बाद लार्वा भोजन लेना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए
उपयुक्त स्थान की खोज के लिए ट्रे के किनारे पर आकर रेंगना शुरू कर देता। अब कोकून बुनते समय जो लार्वा होता है वो अगले भाग में इधर उधर हिलाता है और ये रेशम कीट से चिपका रहता है। शीघ्र ही ये जो पदार्थ होता है वो रेशम के धागे के रूप में बन जाता है और इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उससे सिल्क बुनना जारी रखता है। जो अच्छी किस्म है उसको कोकून प्राप्त करने के लिए कोकून इसके फोल्डिंग स्थान में लाए जाते हैं और इसकी सहायता से कोकून के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त रहता है। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग एंड एसोर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून को निकालना और छांटना। तो कोकून बीनने के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो बसंत का और पतझड़ ऋतु होती है और इसमें जो गर्मी का मौसम होता है उसमें 6 से 7 दिन होता है। फिर भी इन्हें बीनने के लिए जो कोकून होता है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो इस प्रकार जो ये रेशम के कीट हैं उनके रोग फैलने से रोकने के लिए दोहरे कोकून, छिद्र वाले कोकून, धब्बे वाले कोकून और जो पतले कोकून होते हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। इसके बाद है स्टिफलिंग और ड्राइंग। तो जो एडल्ट होते हैं उनके द्वारा कोकून को तोड़कर बाहर निकालने के लिए कोकून के अंदर जो प्यूपी होते हैं उनको नष्ट करने की क्रिया ही स्टिफलिंग कहलाती है। तो इस जो प्रोसेस होता है उसमें कोकून को 3 से 5 दिन तक धूप में रखते हैं, फिर स्टीम की पाइपों द्वारा लार्वी को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है रीलिंग। तो कोकून से रेशम का धागा निकालने की क्रिया रीलिंग कहलाती है। तो इसमें जो धागा होता है निकालने से पहले सुखाए गए कोकून को बॉयलर में 83 से 93 डिग्री पर टेम्परेचर पर पानी में उबाला जाता है। तो जब ये उबालते हैं तो इसमें सेरिसिन फूलकर कोमल हो जाता है जिससे धागा खींचने में आसानी होती है और धागा खींचने के बाद उबाले गए कोकून के धागों को सिरे पकड़कर एक साथ धागों को खींचा जाता है। तो इससे कच्चा रेशम प्राप्त होता है और फिर इसको छोटी चरखियों पर और फिर बड़ी चरखियों पर लपेटा जाता है।